गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 10 पार्ट 2 एवं तापमान। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि किस तरीके से सौर विकिरण कार्य करता है और उसका क्या अर्थ होता है। सूर्य ताप किसे कहते हैं, सूर्य ताप किस तरीके से पृथ्वी पर पड़ता है और सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें सूर्य की किरणों का सापेक्ष झुकाव अथवा नीति कोण, क्षेत्रफल, वायुमंडल की मोटाई, दिन की अवधि, इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले गौण कारक, किन कारणों से सूर्य तप का प्रकाश या ऊष्मा किसी भाग पर अधिक पड़ती है और किसी भाग पर कम पड़ती है, इन सब बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। भूमि का ढाल, सौर कलंकों की संख्या, जल स्थल का वितरण, धरातल की प्रकृति, इन सभी बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब चलते हैं हम पृथ्वी पर सूर्य तप का वितरण। कहने का भाव यह है कि किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है और किसी स्थान पर कम पड़ता है, तो पृथ्वी किस तरीके से सूर्य तप का तापांतर को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, उसके बारे में वो अध्ययन करेंगे। तो सूर्य तप को किलो कैलोरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा की 1 किलो कैलोरी कहा जाता है। यानी अगर आप 1 किलो पानी को बॉईल करोगे तो उसमें जो तापांतर के अंदर चेंजेस आते हैं, यानी आपने ठंडा पानी लिया है तब उसका टेम्परेचर कितना था और उसमें अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है तो आपका 1 किलो कैलोरी कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? सूर्य तप के विश्व वितरण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में बने रहिए। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है। कहने का भाव यह है कि जो हमारा सूर्य है वो अगर हमारे पृथ्वी पर उसकी जहाँ पर भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पर तापांतर यानी तापमान अधिक पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा, ऊष्मा अधिक पड़ेगी, टेम्परेचर अधिक होगा। और जहाँ पर तिरछा पड़ेगा, जैसे जैसे आप अक्षांशों के ऊपर की ओर जाएंगे ध्रुवों की तरफ, तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि वहां पर सूर्य की ऊष्मा तिरछी पड़ रही है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट अफ्रीका के जाथर बेसिन तथा दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में अपेक्षाकृत कम सूर्य ताप प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ सारा साल घने बादल छाए रहते हैं। कहने का भाव यह है कि जो अमेजन बेसिन और अफ्रीका का जायतर बेसिन का अर्थ होता है कि वहां पर जो नदियां बह रही हैं और वो किन किन क्षेत्रों को अपना जल मुहैया करवा रही है, उन कारणों से वहां पर क्या है, वहां पर सारा साल बारिश जैसे बादल बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि जल की अधिकता है। जल की अधिकता के कारण सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है और लंबवत पड़ने के कारण वहां पर ऊष्मा की जो प्रसारित हो रही है वो वहां पर जल वाष्प की मात्रा को अधिक करते हैं, और जिसके कारण सूर्य की ऊष्मा वहां पर वनस्पति को अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से ये क्रिया कंटिन्यूटी में चलती रहती है और वहां पर इतने घने वन पाए जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरती को टच नहीं कर पाता और बादल अधिक छाए रहते हैं, वर्षा का मौसम बना रहता है। यही कारण है कि जाथर बेसिन जो अफ्रीका में है और अमेजन बेसिन जो आपका अमेरिका में है, इन दोनों जगहों पर बादल छाए रहते हैं और सूर्य तप कम पड़ता है।
नेक्स्ट है आपका उच्च अक्षांशों में महासागरों पर भी बादल छाए रहने के कारण कम सूर्यताप प्राप्त होता है। यानी उच्च अक्षांशों में महासागर, कहने का भाव है इधर आप जाओगे ऊपर अक्षांशों की तरफ और नीचे आप जाओगे दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की तरफ, तो आपके महासागर अधिक पाए जाएंगे। महासागर अधिक पाए जाएंगे तो जिसके कारण पानी देर से ही तो गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जिसके कारण आपका सूर्यताप के अंदर तापमान में अंतर पाया जाएगा। इसके बाद है शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। यानी शीत ऋतु के अंदर आप सभी जानते हैं कि सूर्य हमारे पृथ्वी के अपसोरिक अर्थ में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब पृथ्वी हमारे सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो हमारा होता है अपसोरिक, यानी सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग होती है। जब हमारे पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा कम पड़ती है, अक्षांश दूर होते हैं, तो वहां पर शीत ऋतु पड़ती है और शीत ऋतु के कारण टेम्परेचर कम पाया जाता है और सूर्यताप कम मात्रा में विकृत हो पाता है। इसके बाद आता है वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना, कि वायुमंडल किन कारणों से गर्म होता है और किन कारणों से ठंडा होता है। यानी वायुमंडल में जो आप ऊष्मा की मात्रा देखते हो वो किन कारणों से होती है। अन्य सभी पदार्थों की भांति वायु भी निम्नलिखित विधियों से गर्म अथवा ठंडी हो सकती है। वे विधियां हैं संचालन। संचालन का अर्थ होता है कंडक्शन, संचालन कंडक्शन, जिसका अर्थ होता है अधिक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा का संचालन कहलाता है। यानी ऊष्मा, जैसे कि आप कोई बर्तन है, अगर उसमें आप जैसे खाना पका रहे हैं और आप उसमें चिमटा या कोई भी ऐसा स्टील का बर्तन जो उसी पदार्थ का बना हो, अगर उसी में छोड़ देते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि ऊष्मा का संचार के द्वारा संचालन हो गया, यानी वो उसके भिड़ा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, उसके साथ सटे हुए होता है, जिसके कारण ऊष्मा उसमें से रूपांतरित होकर उस बर्तन में भी पहुंच जाती है। तो ये ऊष्मा का संचालन कहलाता है। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो ऊष्मा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के तब तक पहुंचती है जब तक कि दोनों बराबर न हो जाएं। यह क्रिया संचालन कहलाती है। इज दैट क्लियर? कि दो वस्तुएं हैं, अलग अलग टेम्परेचर की है, एक अधिक की है, एक कम टेम्परेचर की है, तो अधिक टेम्परेचर वाली तब तक संचालित होती रहेगी जब तक कम वाली उसके बराबर न हो जाए। तो बराबर करने की यह विधि ही संचालन कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी विकिरण। पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में प्राप्त सूर्य तप से पहले स्वयं गर्म होती है और फिर विकिरणकारी पिंड बनकर ऊष्मा को लंबी तरंगों के रूप में विकृत करती है। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहते हैं। यानी जब पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाती है विकिरण, उसको भौमिक विकिरण कहते हैं, और जो सूर्य से छोड़ी जाती है उसे सौर विकिरण कहते हैं। तो जो पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में प्राप्त सूर्य तप से पहले स्वयं गर्म होती है और फिर विकिरणकारी पिंड बनकर ऊष्मा को लंबी तरंगों के रूप में विकृत करने लगती है। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण को भौमिक विकिरण कहते हैं। इसके बाद आता है संवहन। संवहन का अर्थ होता है कन्वेक्शन और विकिरण का अर्थ होता है रेडिएशन। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, विकिरण भी हो गया होगा। अब आता है संवहन यानी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का अर्थ होता है जब किसी स्थान की वायु संचालन और विकिरण विधियों द्वारा काफी गर्म हो जाती है तो वह हल्की हो जाती है। इस हल्की वायु ऊपर की ओर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए आसपास की ठंडी वायु नीचे उतर आ जाती है। इस प्रकार गर्म और ठंडी वायु के
ऊपर नीचे होने से संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। संवहन क्लियर हो गया होगा आपको कि कन्वेक्शन क्या होता है। जब संचालन और विकिरण इन दोनों से हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, तो जब गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, और हल्के होने के उपरांत ये जगह छोड़ देती है, यानी ऊपर की ओर उठ जाती है। और जब जहाँ पर जगह खाली होती है वहाँ पर दूसरी ऊष्मा आकर अपना स्थान लेती है, और ये अपनी उसी ऊष्मा यानी ऊपर वाली और नीचे वाली जब दोनों में समाहित होती है ऊष्मा, तो उसे हम कहते हैं संवहन धाराएं, या संवहन के द्वारा ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट आता है हमारा संपीड़न यानी कंप्रेशन। वायुमंडल की ऊपरी परतें निचली परतों पर दबाव डालती हैं, जिससे वायु की निचली परतें भिजकर गर्म हो जाती हैं। पर्वत से घाटी की ओर उतरती हुई वायु भी संपीड़ित होकर गर्म हो जाती है। संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब होता है दबाव, कि जब इनके ऊपर दबाव पड़ता है तो ये भिज जाती हैं और गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद ये घाटी की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। वाष्पीकरण में ताप खर्च होता है। खर्च हुआ यह ताप गुप्त रूप से वाष्प कणों में विद्यमान रहता है। जब द्रवण अथवा संघनन क्रिया द्वारा जलवाष्प फिर से जल का रूप धारण करते हैं, तो मुक्त हुई गुप्त ऊष्मा द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। प्रत्यक्ष तापन यानी डायरेक्ट हीटिंग। सूर्य में लघु तरंगों के रूप में प्राप्त ऊर्जा से वायुमंडल का प्रत्यक्ष गर्म होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कहने का भाव यह है कि सूर्य में लघु तरंगों के रूप में प्राप्त ऊर्जा से वायुमंडल का प्रत्यक्ष गर्म होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कहने का भाव यह है कि जो वायुमंडल है वो विभिन्न परतों से बना हुआ है। विभिन्न परतों से सूर्य का डायरेक्ट गर्म होना, आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो पृथ्वी की 5 परतें हैं वो अलग अलग प्रभाव के अनुसार सूर्य से निकलने वाले विकिरणों को एब्जॉर्ब करते हैं, वो होता है प्रत्यक्ष हीट। इसके बाद आता है पृथ्वी का ऊष्मावजन। अब आता है पृथ्वी का ऊष्मावजन कि पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है तो वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती हैं वो किनके अकॉर्डिंग कितना सूर्य तक को अवशोषित करती हैं, ये उसकी परतों की मोटाई के अनुसार होता है। तो उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी सूर्य से जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है उतनी ऊष्मा का वह त्याग भी कर देती है। इसलिए पृथ्वी पर औसत तापमान सदा एक जैसा बना रहता है। पृथ्वी के द्वारा प्राप्त सूर्य तक और उसके द्वारा छोड़े जाने वाले भौमिक विकिरण के खाते को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। यानी जो सूर्य से विकिरण छोड़ी गई है और जो हमारी पृथ्वी की भौमिक ऊष्मा होती है, उन दोनों के खर्च करने वाली ऊष्मा को ही ऊष्मा बजट कहा जाता है। उदाहरण के रूप में वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा 100 इकाई है। कहने का भाव यह है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके बाहर से जब सौर विकिरण पृथ्वी की तरफ आती है तो सबसे बाहरी परत जो बाह्य मंडल होता है, अगर वहां पर देखें तो सूर्य से निकलने वाले विकिरण की इकाई 100 इकाई है। इसमें से 35 इकाइयां धरातल पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। यानी उन 100 इकाइयों में से ही पहले से ही यानी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते 35 इकाइयां यानी 35 इकाइयां बीच में ही खत्म हो जाती हैं। धरातल पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में विभिन्न गैसें हैं, धूलकण हैं, जलवाष्प हैं, तो वो उन इकाइयों में से 100 इकाइयों में से 35 इकाइयों को अवशोषित कर लेता है।
इसके बाद आता है इन 35 इकाइयों में से 6 इकाइयां धूल कणों से प्रकीर्ण द्वारा, 27 इकाइयां मेघों द्वारा, शेष 2 इकाइयां बर्फ से ढके क्षेत्रों द्वारा प्रवर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। 6 + 37 27 + 2 बराबर में 35। सौर विकिरण की यह परावर्तित मात्रा पृथ्वी की अल्बेडो कहलाती है, यानी भूमि से पृथ्वी की ओर जो विकिरण वापस भेज दी जाती है, इस प्रक्रिया को अल्बेडो कहते हैं। बची हुई ऊष्मा की 65 इकाइयों में से 14 इकाइयां वायुमंडल द्वारा और 51 इकाइयां पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। 6 + 27 + 2 बराबर 35 ऊष्मा की इस मात्रा को प्रभावी सौर विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयां पुनः भूमिक विकिरण के रूप में वापस शून्य में लौट जाती हैं और इन 51 इकाइयों में से 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। 17 + 34 बराबर में 51 यानी 51। इन 34 इकाइयों में से 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन द्वारा व 19 इकाइयां गुप्त ऊष्मा द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। इस प्रकार वायुमंडल 48 इकाइयों का अवशोषण करके उन्हें अंतरिक्ष में लौटा देता है। पृथ्वी और वायुमंडल दोनों मिलकर 17 + 48 = 65 इकाइयों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। इससे पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित 51 + 14 = 65 इकाइयां का हिसाब बराबर हो जाता है। इसी को पृथ्वी की ऊष्मा बजट के नाम से जाना जाता है, यानी हीट बैलेंस कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर निवल ऊष्मा बजट में भिन्नता, यानी कहने का भाव यह है पृथ्वी की सतह पर निवल ऊष्मा बजट में भिन्नता, यानी कहीं पर आप देखेंगे कि पृथ्वी पर गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, वो किन कारणों से है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि इसे अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन भी कहा जाता है। यद्यपि पृथ्वी पर सूर्य तप और भूमिक विकिरण के बीच एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, फिर भी पृथ्वी के विभिन्न भागों में ऊष्मा की प्राप्ति एक समान नहीं पाई जाती। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ज्यों-ज्यों सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों सूर्य तप की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं या नीचे की ओर यानी ध्रुवों की ओर आते हैं, त्यों-त्यों वैसे वैसे जो सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा है वो अलग अलग भागों पर, अक्षांशों पर अलग अलग पाया जाएगा। यानी भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर अलग पाया जाएगा, कर्क रेखा पर अलग, अटलांटिक रेखा पर अलग, और इसी तरीके से मकर रेखा पर अलग और अंटार्कटिक रेखा पर अलग और ध्रुवों पर अलग पाया जाएगा। तो ये था हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट और सूर्य तप किन कारणों से प्रभावित होता है। इससे आगे हम टेम्परेचर के बारे में अध्ययन करेंगे कि टेम्परेचर होता क्या है, वो किन कारकों पर डिपेंड करता है, किसी स्थान पर अधिक और किसी स्थान पर कम क्यों पाया जाता है, उन सभी बातों के बारे में